खेल आके रुका हुआ है वो इस संदर्भ में अगर देखें कि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी हारती हैं या जीतती हैं, ममता बनर्जी का अस्तित्व पश्चिम बंगाल के बाहर नहीं है। और पश्चिम बंगाल के अंदर अगर आप यूनिटी की बात कहती हैं, तो वहां ममता बनर्जी के अलावा कोई दूसरी यूनिटी संभव भी नहीं है। तो अगर ममता ये बयान भी देती हैं, अगर विपक्ष के साथ जुड़ती भी नहीं है, तो भी विपक्ष को सीटों के संदर्भ में तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो क्यों माना जाए कि दरअसल उनका बयान जो है विपक्षी एकता के लिए खतरा है, झटका है? जी आशुतोष जी, बिल्कुल उनका बयान बंगाल के बाहर विपक्षी एकता को बहुत ज्यादा कोई इन्फ्लुएंस करेगा, ये मुझे नहीं लगता है। जैसा कि विजय विद्रोही जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ममता जी एक बंगाल के बाहर अपनी पार्टी का जो विस्तार करना चाहती थी, उसके लिए उनके पास ये अंतिम मौका था। अब जब उनको ये दिख रहा है कि बंगाल के बाहर अब गुंजाइश नहीं बची है, तो जो बंगाल में अपना स्पेस है उसको प्रोटेक्ट करना, सेफगार्ड करना उनकी पहली प्रायोरिटी होगी। और वो उसमें नहीं चाहेंगी कि कोई दूसरी किसी पार्टी को वो जगह अपनी तरफ से सरेंडर करें, कोई सीटें सरेंडर करें, सीड करें। तो वो अपना बार्गेनिंग पोजीशन मजबूत करने के लिए इस तरह के बयान दे रही हैं। और ये आपने बिल्कुल कहा कि ये उनकी सोची समझी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, क्योंकि अगर बीजेपी के अगेंस्ट वो सबसे मजबूत नॉन बीजेपी फोर्स दिखाई देती है बंगाल में और उनको सीटें ज्यादा आएंगी, तो जो पोस्ट पोल सिनारियो होगा अगर उसमें जरूरत पड़ी तो फिर बाकी पार्टियां, उनको लगता है कि उनको मान मुनव्वल करके अपने खेमे में लाने की कोशिश करेंगी। और वो कोशिश फिर उनके फायदे में रहेगी, क्योंकि तब उनको अपने टर्म्स पे ज्वाइन करना या ना करना रहेगा उस पे शामिल। तो वो अब पोस्ट पोल सिनेरियो की तरफ ध्यान रख के इस तरह के बयान दे रही हैं। बौखलाहट तो होगी, वो एक मोमेंट्री रिएक्शन भी हो सकता है, ईडी सीबीआई का दबाव भी हो सकता है। लेकिन अब जो ममता बनर्जी की स्ट्रेटजी है वो इलेक्शन के बाद के सिनेरियो को देखते हुए हो रही है। वो अभी से अगर अपना सॉफ्ट रवैया अख्तियार रखेंगी तो उनको ये डर है कि उनके जो अपने खाते की सीटें हैं उनको शेयर करनी पड़ जाएंगी और तब उनकी पोजीशन थोड़ी कमजोर हो जाएगी। तो वो इस संभावना को बिल्कुल ही दरकिनार कर देना चाहती हैं इस तरह के बयान देके। दूसरा, जैसा कि अभी प्रभाकर जी ने भी कहा कि ममता जी बहुत पुरानी पॉलिटिकल खिलाड़ी हैं और उनका काफी टेम्परामेंटल हमने देखा है स्टैंस रहा है। कई बार उनके बड़े डिसीजन आ जाते हैं, कल वो कुछ और बोल देती हैं। अटल जी की सरकार में आप लोगों को याद होगा, वो जब मंत्री थी और 1 रुपया तेल का दाम बढ़ गया था तो उन्होंने कैसे झटके से इस्तीफा दे दिया था और उसमें उनको सारी अटल जी की कैबिनेट बनाने में लग गई थी। तो थोड़ा सा टेम्परामेंटल उनका पॉलिटिक्स रहा है। लेकिन अब जो 1 साल अब हम देखेंगे कि ममता जी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी अपने ही पोजीशन को बंगाल में स्ट्रॉन्ग करके चलने के लिए तैयार करेंगी और एग्जीक्यूट करेंगी। और बहुत ज्यादा कन्फ्रंटेशनिस्ट हम उनसे अब नहीं उम्मीद करेंगे कि वो बीजेपी के खिलाफ होगी, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ जाके उन्होंने देखा है कि ईडी सीबीआई उनके घर में पहुंच चुकी है। तो उस चीज को भी उनको मुझे लगता है कि ध्यान रख के वो आगे चलेंगी। बट विजय जी, अगर आप ममता बनर्जी को किनारे रख दें तो आज की तारीख में विपक्षी एकता की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि विपक्षी एकता होती हुई दिखाई पड़ रही है? सबके मन में एक सहमति बनती जा रही है कि हमें एकजुट होना है, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे हेमंत सोरेन हो? देखिए, जहां तक विपक्षी एकता की बात है तो 3 राज्य बड़े आदर्श हैं। एक महाराष्ट्र आदर्श है, जहां पर शरद पवार हैं, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस एक साथ हैं। एक बिहार आदर्श है, जहां वाम मोर्चा भी है, कांग्रेस भी है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी भी है, नीतीश कुमार भी है। एक झारखंड भी कुछ हद तक आदर्श है, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा भी है, कांग्रेस भी है। और सब जगह, तीनों जगह कांग्रेस तीसरे नंबर, चौथे नंबर की पार्टी है और कुछ बहुत हार्ड बार्गेनिंग भी नहीं करती, जितनी सीटें मिल जाए उतनी में वो लड़ लेते हैं चुपचाप। तो कहीं ना कहीं उस रूप में देखा जाए तो कुछ लोग जो हैं अभी अड़े हुए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश हो गया आपका, जिसने आपने उदाहरण दिया। आप एक अरविंद केजरीवाल की बात हो गई, कुछ हद तक ममता हो गई। तो यहां पर कुछ मामला उलझा हुआ है। अब कुछ लोग ये फॉर्मूला सुझाते हैं कि क्या हो सकता है ममता, जैसे शेयर बाजार में फ्यूचर ट्रेडिंग रहता है, वायदा कारोबार, तो उस हिसाब से चाह रही हैं कि कांग्रेस उनको खुला छोड़ दे पश्चिम बंगाल में, कि भाई पश्चिम बंगाल की पूरी 42 सीटें आपकी, हम यहाँ हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और हो सकता है बदले में नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस के लिए ममता छोड़ दे कि ठीक है, हम असम में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो क्या कोई इस तरह का फॉर्मूला निकल सकता है?
दूसरा मुझे लगता है कि ममता को कहीं ना कहीं दिल में एक टीस है। टीस ये है कि मैं बीजेपी के हिंदुत्व का तोड़ हूं, मैं मुसलमानों की मसीहा हूं, मैं बंगाल की शेरनी हूं, मैं बंगाल की दुर्गा हूं, मैं हिंदी बोल लेती हूं, मुझे पूरा भारत जानता है, मैं जाना पहचाना चेहरा हूं, लेकिन मुझे वो भाव नहीं मिल रहा विपक्ष की तरफ से। तो क्या ये अपनी तरफ ध्यान नए सिरे से आकर्षित कराने की कोशिश है और मेघालय विजय में जी, जो हुआ उसको हाशिया पर डालने की कोशिश है? विजय जी, मैं ममता के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जो पिछले दिनों एक बात ये कही जा रही थी कि विपक्ष तो एकजुट हो ही नहीं रहा है, विपक्ष तो आपस में लड़ रहे हैं। अब क्या आपको ममता बनर्जी के बगैर, अगर ममता बनर्जी के किस्से को किनारे रख दे और तब अगर अगर हम आपसे पूछें कि विपक्षी एकता की दिशा में कुछ प्रगति होती आपको दिखाई पड़ रही है या नहीं दिखाई पड़ी, मेरा सवाल आपसे ये। नहीं, यही तो मैं आपको जवाब दिया कि महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है, झारखंड में है और बिहार में है, इवन जम्मू कश्मीर में सीटें कम है, वहां कुछ हद तक है। गुपकार भी बना जिसके साथ कांग्रेस के भी खट्टे मीठे, मोटे तौर पर थोड़े मीठे ही संबंध है। तो ये कुछ जगह है उनका जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। अब अब राज्यवार, अब कहानी यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन या राज्यवार गठबंधन। राज्यवार अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों के साथ अलग अलग तरीके का समीकरण, जैसा बंगाल में हमने देखा और त्रिपुरा में हमने देखा कि वाम मोर्चा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और केरल में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरह की कोई स्ट्रेटेजी भी होगी, ये भी देखने वाली बात है।